Okay, so we are going to start with next chapter today. So we are going to solve problems on wave optics. So basically wave optics में you will have to solve questions on interference, interference pattern, diffraction, and so on and so forth. So normally polarization भी included होता है, but for this year because of COVID वो topic यहाँ पे नहीं है. So we will be solving questions on all other topic except for polarization. So let us start with first question. In diffraction experiment from a single slit, the angular width of central maxima does not depend upon. तो थोड़ा सा necessary background में आपको देता हूँ कि what happens is हमारे पास एक single slit है. So we have a single slit. Then we have a screen. यहाँ पे screen है and you have a ray of light coming from infinity. वैसे practically तो infinity होता नहीं है, तो हम एक लेंस यूज करके बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करके स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करते हैं. व्हाई आई एम सेइंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, बिकॉज यू नो अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे यू हैव लाइट बल्ब, तो इट स्टार्ट्स इमिटिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट. बट एज यू नो हम नॉर्मली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सीखते हैं, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन स्लिट and on the screen should be plane wavefront. Plane wavefront मतलब you know plane wavefront is nothing but a very small part of a spherical wavefront. तो एक spherical wavefront का एक छोटा सा पार्ट लिया, तो स्फीयर के जगह पे एक प्लेन दिखता है, तो प्लेन wavefront चाहिए होता है. तो हमारे पास तो था spherical wavefront. Spherical wavefront को plane wavefront में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक लेंस यूज कर लिया, और यहाँ पे भी एक लेंस यूज करते हैं बाय द वे. ओके, तो वी हैव लाइट व्हिच इज रेज ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पे आने के बाद लाइट विल बेंड इन ऑल डायरेक्शन. तो सिर्फ वन वे बेंडिंग नहीं है, इट विल आल्सो बेंड डाउनवर्ड्स, पर फॉर सिंपलिसिटी हम दिखाते हैं वन डायरेक्शनल बेंडिंग. तो एनीवेज, तो ये जो लाइट बेंड हुआ था, ये लाइट जो बेंड हुआ है, ये स्क्रीन पे एक पैटर्न बनाएगा. ओके, तो द स्क्रीन पे एक पैटर्न बनेगा. यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ब्राइटेस्ट. इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ब्राइटेस्ट एट द सेंटर. उसके बाद यू हैव डार्क स्पॉट्स, मतलब नो लाइट, मिनिमास. तो यू हैव पॉइंट्स ऑफ नो लाइट. उसके बाद वापस से यू हैव bright spots but of less intensity, and then again you have dark spots on both sides, and then again you have bright spots but even less intensity. So with distance intensity of bright spots is decreasing. तो ऐसा एक पैटर्न दिखता है जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं. अब ऐसा है कि एज यू सी, जैसे से सेंटर से दूर जाओगे तो सेंटर में जो मैक्सिमम है, मतलब ब्राइटेस्ट है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा. उसके बाद जो मैक्सिमास है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास. तो एज यू गो अवे फ्रॉम सेंटर, व्हाट यू सी, विड्थ ऑफ मैक्सिमा इज चेंजिंग. तो जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है ना, एंगुलर विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे. So they are talking about angular width. So this is the central line, let us say this is central line more or less, and ये हो गया उसका थीटा एंगल, ये हो गया थीटा दूसरे साइड पे एंगल. So just a minute, yeah. So more or less angular width मतलब we are talking about this total angle. ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है. तो if you remember this angular width is nothing but, मैं अगर थीटा की बात कर लेता हूँ तो थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय a, where a is slit width. टोटल width बोलोगे तो 2 थीटा होगा, that is 4 लैम्बडा बाय a. Okay, anyways,
तो एंगुलर विड्थ की जब बात हो रही है, अब क्वेश्चन में बोला है इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट डिपेंड अपॉन ratio of wavelength and slit width. Yes, it depends on ratio of lambda to a. Distance of the slit from the screen, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस नॉर्मली हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, है कि यहाँ पे कैपिटल डी नहीं है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यस, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ स्लिट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, green light is incident on the two slits. The interference pattern is observed on a screen. Which one of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced? Now, diffraction pattern में हम slit use करते हैं, okay, lens use करते हैं, but इंटरफेरेंस पैटर्न में, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, देन वी हैव यहाँ पे एक स्क्रीन है और यहाँ पे हम दो इक्वी डिस्टेंस स्लिट्स बना देते हैं। स्लिट्स मतलब दो ओपनिंग्स होते हैं बेसिकली, यू हैव टू ओपनिंग्स ओवर हियर, सो यू हैव टू स्लिट्स S1 and S2. So light coming from source S will pass through S1 and S2, and then the waves basically waves from S1 and S2, जो यहाँ से waves आएंगे S1 और S2, ये स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे और यू गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ, वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, it is in the form of bright dark तो consecutive bright dark bands. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्रीन कलर का लाइट यूज किया है, ओके, तो सेंटर पे तो ग्रीन ही बनने वाला है, तो सेंटर विल ऑलवेज बी ब्राइट मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो what is going to happen is, तो आपको सेंटर हमेशा ब्राइट मिलेगा, तो सेंटर विल ऑलवेज बी ब्राइट, फिर डार्क उसके बाजू में, बोथ साइड्स ऑफ सेंटर विल बी डार्क, ओके, एंड देन अगेन यू हैव ब्राइट एंड ऑन द अदर साइड आल्सो। तो ऐसे आपको कॉन्जुगेटिव ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स मिलेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको दिया है जिसमें ग्रीन लाइट यूज किया है, ओके, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर दिखाया, सेंटर पे ब्राइटेस्ट बनेगा, आई मीन इंटरफेरेंस पैटर्न होता ही ऐसा है, सेंटर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, और यहाँ पे फ्रिंज विड्थ इक्वल है, और जितने भी ब्राइट आपके पास जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो इक्वल विड्थ का है, इक्वल ब्राइटनेस का है। यहाँ पे डिफ्रैक्शन में वैसा नहीं था, सेंटर पे ब्राइटेस्ट था, फिर नो लाइट मतलब मिनिमा, फिर ब्राइट बट लेस ब्राइट, फिर नो लाइट, फिर ब्राइट बट इवन लेस ब्राइट, तो यहाँ पे विद डिस्टेंस इंटेंसिटी कम होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। अब moving the screen away from the slit, which one of the following causes the observed fringes to be more closely spaced? मतलब इन चारों में से ऐसा क्या करना पड़ेगा so that the fringes will be more closely spaced? मतलब जो fringes है उसका basically width जो है that will reduce, तो उसका width कम हो जाएगा, that is what they are trying to tell you. So what we have to do so that the fringe width decreases, so okay, तो ये जो विड्थ है फ्रिंज का वो कम होगा, राइट। तो फॉर दैट यू नीड टू नो कि फ्रिंज विड्थ जो होता है मतलब दिस पर्टिकुलर विड्थ बीटा, और यहाँ पे ब्राइट डार्क सबका फ्रिंज विड्थ सेम ही होता है, दैट इज
कैपिटल D लैम्बडा बाय A, दिस इज फ्रिंज विड्थ. ओके, हमको मोर क्लोजली स्पेस करना है. मोर क्लोजली स्पेस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो आप अच्छे से. सो दिस इज अ ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यहाँ पे. ओके, तो मोर क्लोजली स्पेस मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो विड्थ है ये कम होना चाहिए कंपैरेटिवली. ओके, तो एज यू सी ये जो फ्रिंज विड्थ है ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. ए, यहाँ पे जो ए है डू नॉट कंफ्यूज विद, अभी यहाँ पे स्लिट का विड्थ ए था, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जो टू सोर्सेस है वो ए है, इसको मैं डी बोल देता हूँ, तो दैट विल बी मच मोर सिंपलर. So that is D. So D is the distance between two slits. Obviously, बीटा अगर आपको कम करना है, बीटा अगर आपको कम करना है ना, फ्रिंज विड्थ कम करना है, तो D कम होना चाहिए, लैम्बडा कम होना चाहिए, या फिर स्मॉल d जो है ये बढ़ना चाहिए. Okay, so to reduce fringe width, distance between slits and screen should reduce, है ना. Lambda should reduce or small d should increase. तो देखो, moving the screen away, अगर मैं d बढ़ाता हूं तो fringe width बढ़ेगा नहीं. Using blue light instead of green light, blue light का wavelength होता है 4500, green होता है around 5200. तो yes, अगर मैं ब्लू लाइट यूज करता हूँ मतलब मैं वेवलेंथ कम कर रहा हूँ, मैं अगर वेवलेंथ कम कर रहा हूँ तो फिर फ्रिंज विड्थ कम होगा. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का यू जस्ट हैड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ. ओके, सो वंस यू नो फ्रिंज विड्थ आपको पता है कि डिपेंड्स ऑन व्हिच पैरामीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. A light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d. The resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance d. If linear width of principal maxima is equal to width of slit, then the distance d is. तो इसके लिए हमको ये एक डायग्राम चाहिए. For that I just take and paste it over here. तो हमको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में light of wavelength lambda is incident on slit of width d. A की जगह पे इसको d बोला है. That's it. The resulting diffraction pattern is observed on the screen at a distance d. Okay. If linear width of principal maxima, अभी आपको याद होगा हमने पहले क्वेश्चन में angular width लिखा था, मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो हमने पहले एंगल के टर्म्स में लिखा था. यहाँ पे आपको लीनियर बोला है. लीनियर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स व्हाटएवर इट इज. तो दैट इज इक्वल टू, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, उसका फॉर्मूला बताना चाहिए. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज बीटा इक्वल टू 2d लैम्बडा बाई d. ऐसा आता है. ये क्यों ऐसा आता है? क्योंकि सेंटर से आता है ये d लैम्बडा बाई d और यहाँ से भी d लैम्बडा बाई d, तो टोटल विड्थ हो गया 2d लैम्बडा बाई d. ओके, बट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये जो विड्थ है, लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का, दिस शुड बी इक्वल टू स्लिट विड्थ. स्लिट विड्थ कितना है? d है. Okay, therefore you will have 2d lambda by d equal to d, and therefore आपको पूछा क्या है? डिस्टेंस d पूछा है, तो डिस्टेंस d will be equal to d square by 2 lambda. ऑप्शन नंबर बी. simple questions है. So these all questions are coming from last year's series 2020. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, extremely simple question it was. Next question. Question number 4. So here in biprism experiment, the distance between source and eyepiece is 1.2 meter. The distance between two virtual sources is 0.84
mm, then the wavelength of light used if eyepiece is to moved transversely through a distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes. 2019 का क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले तो अभी बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बताना चाहिए आपको. The thing is, you already know what is Young's double slit experiment. तो ये आपको ऑलरेडी पता है what is Young's double slit experiment. कंपेयर कर लेंगे हम लोग. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, आपके पास दो स्लिट्स थे S1 S2 एंड दीज टू आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. सेम सोर्स मतलब क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए आपको देयर आर कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है यहाँ पे, ये विद टाइम स्टेडी रहना चाहिए, शार्प होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वहां पे कंस्ट्रक्टिव ही है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिफ्यूज नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं शार्प वेल डिफाइंड पैटर्न. तो उसके लिए देयर आर सम कंडीशंस. मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, मतलब जो दो सोर्सेज है S1 S2 उसमें से सेम वेवलेंथ इमेज होना चाहिए. कोहेरेंट होना चाहिए. कोहेरेंट मतलब या तो S1 और S2 से जो वेव्स आ रहे हैं उसमें या तो फेज डिफरेंस होना नहीं चाहिए, अगर है तो थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब स्क्रीन तक जब तक इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस नहीं होता तब तक फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, राइट. तो ये अचीव करने के लिए हमने एक सोर्स, सिंगल सोर्स लिया था S, फिर हमने उसी सोर्स के आगे दो स्लिट रख दिए सो दैट S1 और S2 ये जो यहाँ से जो वेव्स आएंगे, मतलब दिस विल एक्ट एज सोर्सेस, टू सोर्सेस, बट दीज टू सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. तो S1 S2 ये दो अलग अलग सोर्स है बट सेम सोर्स से डिराइव हुए, मतलब मोनोक्रोमैटिक तो हो जाएगा. ओके. सिमिलरली बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या था, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो थिन प्रिज्म थे. वी हैड टू थिन प्रिज्म. अब थिन प्रिज्म है बट यहाँ पे यू विल सी थोड़ा थिक दिखाना पड़ता है, अदरवाइज समझेगा नहीं. तो वी हैव मोर और लेस लाइक दिस. So anyways, I will not be able to match it over here. तो यहाँ पे आपके पास थिन प्रिज्म है, something like this. So you have a thin prism more or less like this. Okay. Now let me draw it another way. थोड़ा सा it needs much more clarity. तो थोड़ा थिन कर देता हूँ इसको मैं. Yeah, you can say like this. ऐसा है, थिन प्रिज्म है. फिर एक स्क्रीन है आपके पास और आपके पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है. तो क्या होता है बेसिकली, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से जब रेज निकलेंगे तो दिस रेज विल ट्रैवल समथिंग लाइक दिस. यहाँ से रे निकला and here it will go like this more or less, and here the ray will bend. Similarly इस edge से the ray will go straight after bending like this, और यहाँ से diffract होके the ray will go something like this, right. तो more or less ये जो रीजन है यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस मिलता है, इंटरफेरेंस. ओके. अब होता ऐसा है कि जब आप बैक ट्रेस करते हो, जस्ट अ मिनट, so what happens is when you back trace मतलब एक्चुअली रेज ऐसे आ रहे हैं, it will go like this, ऐसा जाएगा रे. ओके. बट व्हेन आई बैक ट्रेस मतलब मैं जब इस लाइंस को उल्टी डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, तो इफ आई एक्सटेंड दिस रे एंड इफ आई एक्सटेंड दिस रे सिमिलरली ओवर हियर, व्हाट डू वी सी इज, हमको ऐसा दिखता है
कि लाइट जो है वो सिंगल सोर्स एस से नहीं बट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है. These two sources are called as virtual sources, है ना, virtual sources. Virtual sources क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, they don't exist. It appears that the rays are coming from two different sources, but in reality हमारे पास तो एक सिंगल सोर्स ही था. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दे आर कॉलिंग एज स्मॉल डी दिया है आपको. द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज इज दिस. ओके, तो ये एक डिफरेंस है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप दो रियल फिजिकल स्लिट्स यूज करते हो, तो यहाँ पे जो दो सोर्सेस है वो रियल सोर्सेस है. whereas in biprism experiment the two sources, even though they are derived from a single source, but they are virtual sources because they do not exist in real life. अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन बाइप्रिज्म टू स्क्रीन या फिर सोर्सेस टू स्क्रीन, नॉर्मली दिस इज द सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये सोर्स एस और बाइप्रिज्म दे आर वेरी क्लोज, नॉर्मली दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर. तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को डी बोल देते हैं. अब ये एक्सपेरिमेंट करने के दो तरीके. हम करते क्या है, हम एक टेबल टॉप लेते हैं. इस टेबल टॉप पे हम डिफरेंट सेटिंग्स के थ्रू, डिफरेंट स्टैंड्स के थ्रू, यहाँ पे हम सोर्स ले लेंगे एस, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे एक बाइप्रिज्म माउंट करेंगे. एक स्टैंड बाइप्रिज्म के लिए है, फिर यहाँ पे बीच में एक लेंस होता है बाय द वे. तो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है. फिर यहाँ पे एक आई पीस होता है. तो व्हाट यू हैव इज इन रियलिटी you have a source S over here, you have a biprism which is mounted on a stand here, और ये सब मूवेबल होता है. तो ये बाइप्रिज्म है, यहाँ पे एक लेंस होता है, और यहाँ पे अब देखो आप पैटर्न, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा, ये चाहे आप स्क्रीन पे देखो या फिर आप आईपीस से देख सकते हो. मतलब यू आर लुकिंग फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो भी होगा. ओके राइट. तो अब पहले केस में यहाँ पे पैटर्न स्क्रीन पे बन रहा था. अब स्क्रीन को हटा के मैंने वहां पे आईपीस लगा दिया और मैं देख रहा हूँ, तो डायरेक्टली पैटर्न मेरे आंखों में मतलब आईपीस पे बनता है. तो स्क्रीन की जगह पे यू कैन इवन यूज आईपीस टू सी द पैटर्न. ओके, तो अब इतना पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, मतलब कैपिटल डी, सोर्स एंड आईपीस, या फिर बाइप्रिज्म एंड आईपीस, दिस डिस्टेंस इज नॉर्मली टेकन टू बी कैपिटल डी. ओके, तो कैपिटल डी आपको दिया है 1.2 मीटर, 120 सेंटीमीटर. The distance between two virtual sources, small d, is 0.84 mm. मतलब 0.84 into 10 power minus 3 meter. Okay. Then the wavelength of light used if eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.79 centimeter to shift 30 fringes. तो जब मैं ये eyepiece को मूव करता हूँ, okay, तो by a distance of 2.79, then there is shift of 30 fringes. वैसे ये shift of 30 fringes ये सिर्फ confuse करने के लिए दिया है. You may not need this. Let's see if we need that. Okay, तो इतना पता होना चाहिए. In any case, जो भी interference pattern बनेगा, और ये interference pattern कैसा बनता है मैंने already बताया है आपको. तो this is how it is formed. तो screen पे भी दिखा सकता हूँ मैं, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, यही आई पीस में बनेगा. तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो भी बनेगा उसका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा हमको ऑलरेडी पता है. सो व्हाट वी नो इज फ्रिंज विड्थ, मतलब विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज बीटा, दैट इज गिवन बाय डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी. राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट what is, I mean, ये फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो. ओके, यू कैन फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ. कैसे करेंगे, तो सिंपल है.
Do we know capital D? Yes. Do we know small d? Yes. Beta, अब प्रॉब्लम ये है कि इफ यू नो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन में कैपिटल डी डायरेक्टली दिया है, स्मॉल डी आपको दिया है, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्बडा पूछा है, मतलब यहाँ से लैम्बडा का फॉर्मूला बनेगा, तो लैम्बडा विल बी बीटा डी अपॉन कैपिटल डी. ओके, इफ eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.79 to shift 30 fringes. This is very important because अगर ये आपको समझेगा तो ही कुछ हो पाएगा. तो अगर आप fringe width find कर पाओ, so if you are able to find out beta, then you will be able to find out lambda, क्योंकि small d capital D दिया है, ऐसे प्रॉब्लम है बीटा का, तो बीटा कैसे फाइंड करेंगे. तो बीटा कैसे फाइंड करते हैं आपको ये पता होना चाहिए. सो बीटा इज, ये जो डिस्टेंस दिया है आपको 2.799 सेंटीमीटर है, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 30. ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब आपने आई पीस को 2.79 सेंटीमीटर से मूव किया तो फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए. मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो कि पहले सेंटर पे आपको सेंट्रल फ्रिंज दिख रहा था, तो वो पैटर्न आईपीस मूव करने के बाद ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है और सेंटर पे आपको 30 फ्रिंज का शिफ्ट मिलता है, 30 फ्रिंज का शिफ्ट. तो हाउ टू फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो बीटा इज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से आपने मूव किया, अपॉन शिफ्ट इन फ्रिंजेस, ये फॉर्मूला होता है उसका. तो कितने डिस्टेंस से मूव किया था, 2.79 सेंटीमीटर से, मतलब 2.7 into 10 power minus 2 मीटर से, और फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए, 30. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट बीटा. ओके, तो अगर आपको ये पता होता तो यू कैन सॉल्व दिस, इट इज क्वाइट सिंपल. तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. 2.7 by 30, तो 2.7 मतलब 27 10 power minus 1, तो 10 power minus 3, तो ये रफली 27 by 30 into 10 power minus 3, मतलब ये आ जाएगा आपका 9 जा 10 जा, तो 10 power minus 4 0.9 into 10 power minus 4 ऐसा कुछ आता है वो, तो यू कैन डू इट. 0.9 नहीं, 9 into 10 power minus 3 upon 10, so this is 9 into 10 power minus 4 ऐसा कुछ आता है. so it is 9 into 10 power minus 4. fringe width is roughly this. तो एग्जैक्ट करोगे, मैंने रफ कैलकुलेशंस किए, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 9.33 into 10 power minus 4 आ रहा है मीटर में. तो दिस क्वेश्चन, ओनली डिफिकल्ट थिंग दैट यू मे फाइंड इज हाउ टू फाइंड आउट बीटा. बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला में लैम्बडा आता है, वो पता होना चाहिए. तो लैम्बडा इज इक्वल टू बीटा. बीटा कितना आया, 9.33 into 10 power minus 4 into d. d कितना दिया है, 0.84 into 10 power minus 3 अपॉन कैपिटल D कितना दिया है, 1.2 मीटर. ओके, तो आपको अगर 12 का टेबल पता होगा तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो 0.84 है, 0.84 को मैं 8.4 into 10 power minus 1 लिख देता हूँ, into 10 power minus 1. तो 1 जा 7 and 8 है ना, करेक्ट, नॉट करेक्ट, 7 जा, तो 7 into 9, 7 into 9 रफली आपको आंसर मिल गया यहाँ पे. तो यू हैव दिस आंसर टू बी 6533. मल्टीप्लाई कर लो 9.33 को 7 से, तो यू विल गेट 6533 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 6533 इनटू ये सब आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे. ऑलराइट, तो you will have this as 65.33 into 10 power minus 8 meter, which is 6533 into 10 power minus 10 meter. 10 power minus 10 meter is 1 angstrom. तो ऑप्शन नंबर ए. तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोवाइडेड
आपको पहले तो बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेटअप पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि स्क्रीन की जगह पे आईपीस रख सकते हैं हम लोग, चलता है। फिर ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने आईपीस को शिफ्ट किया इतने डिस्टेंस से, तो फ्रिंजेस अगर 30 शिफ्ट हुए तो फ्रिंज विड्थ कितना, डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ शिफ्ट इन द फ्रिंजेस। तो इफ यू नो दैट, तो फ्रिंज विड्थ पता होगा तो फिर लैम्बडा मिल जाएगा एंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, fifth dark fringe is formed opposite to one of the slits. Okay, if d is the distance between the slits and the screen and small d is separation between the slits, then the wavelength of light used is. तो अच्छा क्वेश्चन है। तो वापस से आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम पता होना चाहिए। Okay, sorry for this. Just a minute. तो ये आ गया आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। According to the question, what we know is सेंटर पे तो डेफिनेटली ब्राइट बनेगा, वी नो सेंटर इज गोइंग टू बी ब्राइट। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फिफ्थ डार्क fringe is formed opposite to one of the slits, opposite to one of the slits, मतलब मान लो S2 को opposite, मतलब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ओके तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे फिफ्थ डार्क बन रहा है, तो यू आर गेटिंग a dark fringe here, fifth dark fringe, fifth, so this is fifth dark, मतलब होगा क्या, यहाँ पे आपको सेंटर में ब्राइट, फिर पहला डार्क, फिर ब्राइट, ओके देन फिर और एक डार्क, सेकेंड डार्क, फिर ब्राइट एंड देन डार्क एंड देन ब्राइट। तो वन ऑफ द स्लिट के अपोजिट पॉइंट पे फिफ्थ डार्क बन रहा है, then the wavelength of light used is, it's a very good question provided you should know। देखो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, सेंटर है ये, स्क्रीन के सेंटर से nth नंबर का ब्राइट बैंड, nth नंबर का ब्राइट बैंड, इट इज n लैम्बडा d by d, ओके सेंटर से nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है n लैम्बडा d by d। सिमिलरली सेंटर से mth डार्क बैंड का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज 2m प्लस 1 लैम्बडा d by 2d। ओके डिपेंड करता है कि आप m की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो कि 1 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2m प्लस 1 है ना, अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर माइनस आएगा बीच में, सो यू कैन आल्सो हैव लाइक दिस, यू कैन हैव अ माइनस ओवर हियर, ओके so depends on what is m। okay just a minute, I need a pause। all right, so you have to be careful if you're using positive integer or you're using whole number, right? तो 0 से स्टार्ट करोगे m तो बीच में प्लस, 1 से स्टार्ट करोगे तो बीच में माइनस, दैट्स इट। ये डिस्टेंस है किसका, इन जनरल दिस इज डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ, और mth इन जनरल mth डार्क बैंड का सेंटर से डिस्टेंस है, राइट। हमें क्या बोला है, हमें फाइंड करना है लैम्बडा, तो मुझे वेवलेंथ लैम्बडा का मिल गया, यहाँ पे यू हैव 2d xm अपॉन 2m प्लस 1 इंटू कैपिटल D। ऑलराइट, तो अब हमें m की वैल्यू दी है 5, राइट, वी हैव बीन गिवन value of m as 5, okay so now
लैम्बडा इज इक्वल टू 2d xm। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस x5 है सेंटर से फिफ्थ डार्क का एक साइड पे, तो दूसरे साइड पे भी सेम ही चीज होने वाली है, क्योंकि आपको पता है ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अगर फिफ्थ डार्क बैंड ऑन वन साइड इज एट डिस्टेंस x5, तो ऑन द अदर साइड इज आल्सो x5। मतलब क्या होगा कि ये डिस्टेंस भी आपका x5 होगा। मतलब x5 प्लस x5 ये टोटल डिस्टेंस आ गया आपका स्मॉल d, क्योंकि याद है ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल d। तो इसका मतलब what we have is also what we have is 2 times of x5 equal to d, right? तो x5 is equal to d by 2, ये पता होना चाहिए। ओके, तो now if you know this much, अब आप जब m की वैल्यू 5 डालोगे तो लैम्बडा इक्वल टू 2d x5 अपॉन 2 into 5 प्लस 1 into d। गुड, तो आपको मिल जाएगा लैम्बडा 2d और x5 क्या है आपका d by 2, तो d by 2 अपॉन नीचे क्या था 10 plus 1 11d। ओके गुड, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपको मिल गया d स्क्वायर बाय 11d, राइट। अब ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू बी लिटिल केयरफुल। ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। तो नॉर्मली ये जो फॉर्मूलाज है, दिस फॉर्मूला प्लस या माइनस, दैट इज समथिंग यू नीड टू नो कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं माइनस यूज करता, इफ आई यूज माइनस हियर फॉर डार्क डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क टू m minus 1, तो मैं अगर फर्स्ट डार्क फाइंड करता हूँ तो 2 into 1 minus 1। चलो आपको ऐसा बताना पड़ेगा, let me use slightly different approach to clarify this point. Okay. एक मिनट, because this is something very important. ये ऐसा है कि ये नहीं समझा तो गए फिर। You have to understand this anyhow. ओके, तो अज्यूम ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, मान लेते हैं ये सेंटर है, तो जो भी डिस्टेंसेस मैं मेजर करूंगा मैं इस लाइन से मेजर करूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ पैटर्न और सेंटर ऑफ स्क्रीन है। मुझे अगर if I want to find out distance of bright band from center, that is xn equal to n lambda d by d। ओके, n इक्वल टू 0 डाला तो सेंट्रल ही मिलने वाला है आपको। ओके, सेंटर पे ब्राइट होता है। n इक्वल टू 1 डाला तो आपको ये पहले ब्राइट का डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपको मिल जाएगा x1, ये आपको मिल जाएगा x1। ओके, n इक्वल टू 2 डाला तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रॉम सेंटर x2 x2 सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट थिंग। अब हम जब डार्क की बात कर रहे हैं तो डजंट मैटर आप n यूज कर रहे हो m यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
2n-1 लैम्डा डी बाई 2d ऐसा फॉर्मूला आता है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ऐसा है, here you started by saying n equal to 0, 1, 2. If you put n equal to 0 here, तो आपको मिल जाएगा माइनस लैम्डा डी बाई 2d। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज एन इशू ओवर हियर, राइट। तो अगर आप n की वैल्यू या आप चाहो तो इसको m डिनोट करो, राइट। अगर आप बीच में माइनस लिख रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, अदरवाइज you will get wrong answers, okay। So this is what I am saying, you have to understand this। ये फॉर्मूला आपको कैसा यूज करना है, इसके लिए थ्योरी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माय सजेशन इज टू गो फॉर थ्योरी अगेन, ओके। तो यूज दिस फॉर्मूला लाइक दिस, n की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 0 नहीं हो सकती क्योंकि n की वैल्यू 0 नेगेटिव आंसर दे रहा है हमको। तो अगर मुझे फिफ्थ डार्क फाइंड करना है, फर्स्ट डार्क, दिस इज फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फिर यहाँ पे फोर्थ आएगा, फिर यहाँ पे फिफ्थ होगा। तो मुझे अगर फिफ्थ डार्क फाइंड करना है x5, दैट विल बी 2 into 5 minus 1 into d, दैट विल बी 9d। अब यहाँ पे हमने बीच में प्लस लिखा था, तो ये जो फॉर्मूला है यू हैव टू हैव लिटिल क्लैरिटी ओवर हियर। तो फॉर फिफ्थ आई विल यूज m equal to 5 with a negative sign in between। आपको बीच में नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो 9 दिया जाएगा। So this is obviously minus 9, 9 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर बी। So this is how you are supposed to solve this particular question. So for now I would say आप ये कंडीशन डार्क के लिए विथ नेगेटिव ही यूज करो बीच में, और ये ब्राइट के लिए यूज करो, मतलब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। फॉर मी इट वाज इजी टू टेल यू, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये ऐसा सब्स्टिट्यूट करना हो गया, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। तो फॉर्मूला विल बी इम्पोर्टेंट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is oral. The phenomena of interference is based on conservation of momentum, quantum nature of light, conservation of energy, conservation of charge। ऐसे questions they are joke। conservation of momentum, interference ये wave nature होता है, ये particle nature नहीं होता है। this is wave nature। तो वेव नेचर में कंजर्वेशन मोमेंटम की बात ही नहीं है। आपको पता है कि लाइट बिहेव्स इधर एज वेव और एज पार्टिकल। जब पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया, मतलब कोलिजन हुआ। जब कोलिजन होता है, जब कोलिजन की बात होती है, उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होती है। यहाँ पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दीज आर वेव नेचर, दे शो वेव नेचर। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो है नहीं। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, नो। लाइट के पास चार्ज कब से आ गया? तो चार्ज भी नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली इंटरफेरेंस का आइडिया ही है। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? यू हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट, ओके, टू वेव्स, S1 से वेव निकला, S2 से वेव निकला, एंड बोथ वेव्स कैरी एनर्जी। तो जब ये waves from two sources जब एक स्क्रीन पे एक साथ पहुंच गए तो होता क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे देयर इज एनर्जी, मतलब ब्राइट स्पॉट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई ऐसे भी आपके पास पॉइंट्स है जहां पे एनर्जी पहुंच ही नहीं रहा है,
तो there is dark spot. So in reality, interference is nothing but a redistribution of energy, but in accordance with conservation of energy. So the interference is based on conservation of energy basically. Next question. Two light waves of intensities I1 and I2 having same frequency pass through same medium at a time in the same direction and interfere. दो light waves है, तो source S1, source S2, इसमें से wave है जिसका intensity I1 है, इसमें से wave है जिसका intensity I2 है. ये दोनों को दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, ये सेम मीडियम से पास हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंटरफेयर हो रहे हैं. तो इंटरफेरेंस के लिए तो ये होना ही चाहिए ना. ऐसा हो ही नहीं सकता एक वेव यहाँ जा रहा है दूसरा वेव यहाँ जा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है. तो दे हैव टू गो इन द सेम डायरेक्शन. द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज इज, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब व्हेन दीज टू वेव्स reach at a point simultaneously, and if they undergo constructive interference, you get bright band, and that is amplitude of first wave plus second wave का square. तो इसका amplitude है A1, इसका amplitude है A2, और आपको पता है intensity is proportional to amplitude square. तो bright बनना आपको याद होगा, मैंने थ्योरी में बहुत बार बताया है. ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2. तो इफ दे आर इन फेज, मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ मैच हो रहा है, तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव होगा और जो नया वेव बनेगा वो होगा विथ एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यू हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देयर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. So now you can add, क्योंकि तो सम पूछा है ना, सम मतलब एडिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. तो you will have this as if you sum, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, है ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी पड़ेगी हमको. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमने हटा दी तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. उस कांस्टेंट को मैं 1 मान लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 1000 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन, आई विल जस्ट टेक दैट टू बी 1. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यू विल हैव A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 माइनस प्लस कैंसल. तो 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ऐसा आपको मिलेगा. बट एज आई टोल्ड यू, intensity is proportional to amplitude square, therefore intensity of individual sources, ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस होने के बाद है, लेकिन जो इंडिविजुअल सोर्सेस से लाइट आ रहा है, इंटेंसिटी I1 is proportional to A1 square and I2 is proportional to A2 square. तो मैं लिख सकता हूँ I1 is equal to A1 square and I2 is equal to A2 square. Okay, therefore Imax plus I mean, which is 2A1 square, but A1 square is I1 and A2 square is I2. So 2 times of I1 plus I2, option number B. This is how you are supposed to solve this particular question. All right, तो ऐसा ये question को solve करना है. Okay, so we will stop here for today because इस चैप्टर में क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो पर डे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे because I have to tell you every time theoretical background. So from tomorrow maybe we will do more examples because आज जो theory था वो बता के हो गया.